बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इस चैप्टर में हम आपका स्वागत करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हमने सबसे पहले एरिस्टोटल के टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया। फिर हमने पढ़ा लिनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इनके हमने क्राइटेरियाज देखे, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरियाज थे। ये क्राइटेरियाज आपसे पूछे जाते हैं अगर आप नीट या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करते हो तो फॉर शॉर्ट टाइम मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जो क्राइटेरियाज यूटिलाइज़ किए गए थे लिनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर वो थे सेल वॉल, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इन सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पे लिनियस ने अपना टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और फिर हमने लिनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम की लिमिटेशंस को अब तक स्टडी कर चुका है। अब हम बात करेंगे, उसके बाद हमने बात किया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हैकल ने दिया था। हैकल ने इंट्रोड्यूस किया था किंगडम प्रोटिस्टा। सो फॉर द फर्स्ट टाइम किंगडम प्रोटिस्टा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हैकल and Haeckel put all those organisms in the kingdom Protista which were creating problem in two kingdom classification system in classification system given by Linnaeus। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हैकल ने सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा प्रपोज किया था और जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर तो इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो organism included in the kingdom Protista is unicellular organism, but all the unicellular organism जिसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाला गया है वो सारे यूकैरियोट्स हैं। अब आपको पता होगा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डाला गया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारा इस टॉपिक के अंदर हमारा जो थीम होगा तो किंगडम प्रोटिस्टा के पहले हम जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, फिर हम लोग क्लासेस देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है एंड देन वी विल स्टडी द लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ प्रोटिस्टा। तो जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे। तो जनरल कैरेक्टर्स तो सारे ऑर्गेनिज्म, मैंने पहले ही कहा कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। लेट अस मेंशन देयर जनरल कैरेक्टर वन बाय वन। मीन्स दे हैव प्रेजेंस ऑफ एटीएस राइबोसोम अनलाइक हमने देखा किंगडम मोनेरा के अंदर जहाँ पे 70s राइबोसोम वाज प्रेजेंट। इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं मोस्टली और इनके अंदर लोकोमोशन का मोड प्रेजेंट होता है, लाइक पैरापोडिया प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, सीलिया प्रेजेंट होगा। सो ऑल मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर जो इस किंगडम के अंदर रखते हैं आर एक्वाटिक। एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं एंड दे हैव locomotor structures like so like they can have flagella or they can have cilia या फिर पैरापोडिया या फिर सीडोपोडिया कह लो। सीडोपोडिया भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नो अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लैजिला जो है, हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के अंदर भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है।
तो वहाँ पे फ्लैजेला इज़ मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला इट इज़ मेड अप ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन। ये ट्यूबलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी कैन डिवाइड प्रोटिस्टा इनटू ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। फिर ऑटोट्रॉप्स जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाते हैं दे आर नॉट कीमो ऑटोट्रॉप्स, ऑल ऑफ देम आर फोटो ऑटोट्रॉप्स। जब हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा है तो वहाँ पे हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया था। तो ऑटोट्रॉपिक में हमने बात की थी कि मोनेरा जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और वो फोटो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, तो यहाँ पे जितने भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो सारे फोटो ऑटोट्रॉप्स है, नो कीमो ऑटोट्रॉप्स आर देयर। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इट कैन अकर एज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी यहाँ पे पाया जा सकता है, या फिर अगर हम देखें तो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ये शो करते हैं, या फिर दे कैन ऑल्सो शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दे कैन शो होलोजोइक या फिर इंजेस्टिव टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। So these are the types of nutrition which is found with Kingdom Protista. If we talk about reproduction, next topic we are taking reproduction. So reproduction in Kingdom Protista can be asexual as well as asexual. So both sexual and asexual mode of reproduction can be found. मैं आपको अगर रिमाइंड कराऊँ तो जब हमने बैक्टीरिया या किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी किया था तो वहाँ पे हमने स्ट्रिक्टली ये बात कही थी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ टोटली एब्सेंट इन किंगडम मोनेरा। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। सो वी कैन से प्रोटिस्टियंस आर द फर्स्ट ग्रुप, प्रोटिस्टा इज द फर्स्ट किंगडम जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को आपको पहली बार मिल रहा है। नाउ अगर हम बात करें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कई प्रकार से हो सकती है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। सो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैन अकर बाय फॉलोइंग वेज। तो वन ऑफ द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे। बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन हमने पहले पढ़ लिया है। अगर हम बात करें बाइनरी फिजन की, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो डीनोफ्लैजलेट्स हैं या फिर डायटम्स या डेस्मिड्स, इनको हम क्राइसोफाइट्स भी कहते हैं, और यूग्लिनोइड्स इनके अंदर आपको देखने को मिलता है। प्लस अमीबा वाला जो ग्रुप है प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट, इनके अंदर भी आपको बाइनरी फिजन रिपोर्टेड है फॉर द मेथड ऑफ asexual reproduction. And the next method of asexual reproduction can be spore formation. अगर हम बात करें spore formation की, तो it is seen in case of slime molds.
Now let us take some of the sexual mode of reproduction that is taking place in kingdom Protista. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर वेज के बारे में बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा कैन अकर वाया 3 processes or 3 ways. तीन मेथड्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. एक बार हम लिस्ट आउट कर लेते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ आइसोगैमस टाइप और इट कैन बी एनाइसोगैमस टाइप और इट कैन बी oogamous टाइप. तो इन तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड में क्या डिफरेंस है, लेट अस टॉक इट वन बाय वन. So let us take isogamous mode of reproduction first. तो isogamous mode of reproduction की बात करें तो iso means same and gamous means marriage. तो इन isogamous mode of reproduction जो gametes होते हैं वो morphologically similar होते हैं. So we can write कि gametes जो fuse कर रहे हैं, gametes are morphologically similar. तो अगर मैं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर कर रहा हूँ तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलैरिटी की मतलब होती है कि गैमेट्स आर सिमिलर इन केस ऑफ देयर शेप, साइज, या फिर अगर हम उनके स्ट्रक्चर की बात कर ले तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. तो आप आइसोगैमस टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखोगे तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, मतलब उनके शेप, साइज या स्ट्रक्चर में कोई खासा डिफरेंस होता नहीं है. बट फिजियोलॉजिकली दे कैन बी सिमिलर और मे नॉट बी सिमिलर. Similar or physiological dissimilarity can be there. अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल डिसिमिलैरिटी के बारे में तो फिजियोलॉजिकल डिसिमिलैरिटी का मतलब हो गया फंक्शनल और जेनेटिकली डिसिमिलैरिटी. या तो वो फंक्शनली डिफरेंट हो सकते हैं, वन इज़ एक्टिंग एज मेल गैमेट, अनदर एक्टिंग एज द फीमेल गैमेट, या फिर उनके बीच में जेनेटिक डिसिमिलैरिटी हो सकती है. तो जेनेटिकली डिसिमिलर कहने का मतलब है कि उनके जेनेटिक कॉम्पोजिशन में डिफरेंस होगा. अगर हम बात करें आइसोगैमस टाइप के रिप्रोडक्शन की तो इट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जो ऑर्गेनिज्म आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बॉडी के बाहर होता है, टेक्स प्लेस आउटसाइड द organism. So this kind of fertilization is called as ex situ fertilization. So in isogamous mode of reproduction, gametes fusion जिसके प्रोसेस को आप फर्टिलाइजेशन भी कहते हो, the body of individual, and hence it is ex situ fertilization. तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बॉडी के बाहर हो रही है, इसीलिए इसको एक्स सीटू फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं.
एक्स सी टू मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द मदर्स बॉडी, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो if the fertilization is taking place outside the mother's body, then it is called as ex situ fertilization. Now next type of sexual reproduction method can be is called as an isogamous mode of reproduction. So let us take that. तो दिस इज जस्ट अपोजिट टू द आइसोगैमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पे हमने देखा आइसोगैमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल गैमिट होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, बट इन दिस केस जो गैमेट्स होते हैं वो अपीयरेंस में सिमिलर नहीं होते हैं, हैंस द टर्म एनाइसोगैमी इज देयर। एनाइसो मीन्स नॉट सिमिलर, so gametes which are fusing, gametes are morphologically dissimilar. One of the gametes can be larger, कुछ gametes बड़े साइज़ के होते हैं, some of the gametes are smaller. तो साइज़ के बेसिस पे ही आपको gametes का डिफरेंस पता चल जाएगा। फिजियोलॉजिकली भी ये gametes सिमिलर हो सकते हैं या फिर डिसिमिलर हो सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली तो वो डिसिमिलर होंगे ही होंगे, बट अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकली, मतलब कि अगर उनके फंक्शनैलिटी की बात करें या फिर उनके जेनेटिक कंटेंट की बात करें, तो इस केस में वो सिमिलर भी हो सकते हैं या डिसिमिलर भी हो सकते हैं, बट मॉर्फोलॉजिकली तो वो डिसिमिलर होंगे ही। तभी हम इस टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम एनाइसोगैमस कहते हैं। यहाँ पे भी अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो जो ऑर्गेनिज्म एनाइसोगैमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं उनके केस में भी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, टेकिंग प्लेस अवे फ्रॉम द मदर्स बॉडी, एंड हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कि यहाँ पे एक्स सी टू फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। Now next let us talk about the oogamous mode of reproduction. अब अगर हम बात करें oogamous mode of reproduction की, तो in this case this is the most advanced form of sexual reproduction. So first let us write down most advanced form of the sexual reproduction it is. कुछ हाइलाइट्स मैं बताना चाहूँगा oogamous मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। यहाँ पे जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एज एग्स। फीमेल गैमेट को एग कहते हैं। इट इज़ लार्जर इन साइज, इट इज़ नॉन मोटाइल, मतलब दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फ्लैजेला और सीलिया फॉर लोकोमोशन। फीमेल गैमेट्स को एग कहते हैं, उनका साइज़ लार्जर होता है, वो नॉन मोटाइल होते हैं, एंड ऑल्सो दे हैव रिजर्व फूड, के पास रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है। और वहीं अगर हम बात करें मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट्स जो होते हैं इस केस में वो छोटे साइज़ के होते हैं, मोटाइल होते हैं, so they are smaller in size, they are motile, and if I am saying motile means there should be presence of some locomotor structure, and they do not have food reserve. अगर मैं बात करूँ oogamous मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो पहले ही मैंने कहा कि इट इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होती है टेक्स प्लेस इनसाइड द मदर्स बॉडी, and this type of fertilization is called as in situ fertilization.
तो फर्टिलाइजेशन इज इन situ टाइप, मतलब टेकिंग प्लेस inside the mother's body. One more difference I would like to coin here कि जो मेल गैमेट जो होते हैं जो स्मॉलर साइज़ के होते हैं, तो मेल गैमेट जो होते हैं oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म शो करेंगे ना, उनके केस में मेल गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस इन अ वेरी लार्ज नंबर, सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स. और अगर मैं बात करूँ फीमेल गैमेट की, तो इट इज़ लार्जर इन साइज एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल नंबर, produced lesser in number. And the fertilization is taking place obviously inside the mother's body, so this is called as in situ mode of fertilization. Now एक important चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ absence of any well defined boundaries. So kingdom protista do not have a well defined boundary. Defined body boundary I guess. सो किंगडम प्रोटिस्टा के पास एक वेल डिफाइंड बाउंड्री जो है वो एब्सेंट है. मीन्स ये जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग किंगडम के साथ अपने रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं. लाइक दे कैन शो रिलेशन टू किंगडम फंजाई. sometimes they show some characters like they are related to the kingdom plantae, and sometimes they show characters जो कि kingdom animalia से इनके रिलेशन को establish करता है. So they do not have a well defined boundary. It means they show relation with sometimes with kingdom fungi, sometimes they show relation with kingdom plantae, and sometimes they show relation with animalia. अब हम बात करें अगर इनके क्लासेस के बारे में, तो किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर क्लासेस. मेजर क्लासेस या फिर आप यू कैन से इट कि 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड किया गया है. जैसे कि उन तीनों ग्रुप के नाम को अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो आई विल ड्रॉ इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट. So kingdom protista has been divided into 3 groups. First group has been assigned to the photosynthetic protist. The second group includes consumer decomposers protist. जिन्हें आप स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हो. And the third group is called as protozoa. So kingdom protista has been divided into 3 important groups: the consumer decomposer protist and the photosynthetic protist and the protozoans. अगर मैं बात करूँ photosynthetic protist की, तो they include dinoflagellates. They also include diatoms and desmids, and they also include euglenoids. Up in our next class, we will be discussing with the photosynthetic protist first. Thank you.